So this is part 2 of anti-tuberculosis drug that we will be discussing. In case you haven't saw the first lecture, so you should first consider seeing the part 1 of the anti-tuberculosis then, and then you will be moving to the part 2. We will start with the adverse reaction of the anti-tuberculosis drugs. तो पहला जो उसमें प्रॉब्लम जो एडवर्स रिएक्शन है दैट इज़ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन. बहुत ज़्यादा फीवर होता है, स्किन रैशेस होते हैं जो कि ओकेजनली सीन होते हैं. यू हैव सीन इन नॉर्मल लाइफ के जो हमारे पास आती हैं एंटी ट्यूबरक्लोसिस जब हम ड्रग्स लेने से पहले अगर हम उन पेशेंट्स की स्किन को ऑब्जर्व करें तो उनको बहुत ज़्यादा पेन, इन्फ्लेमेशन, स्किन रैशेस, फीवर, ये चीज़ें आसानी से दिखी जा सकती हैं उनकी स्किन में. इसके अलावा ड्रग इंड्यूस सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस हैज़ बीन रिपोर्टेड कि उनके जो आरबीसीज हैं उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं. डायरेक्ट टॉक्सिसिटी भी हो जाती है. क्लिनिकल हेपेटाइटिस विद लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस इज प्रॉम्प्टली डिसकंटिन्यूड. अगर हम लोग एडवर्स एंटी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स को देखें तो ऑब्वियसली इट हैज़ सम साइड इफ़ेक्ट्स, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहला तो ये है कि हेपेटाइटिस इज़ सीन with overdosage या abuse of anti-tuberculosis drug. The risk of hepatitis is greater in individuals जो alcohol dependent होते हैं, जो कि एक ऐसा person है that is depending upon the alcohol, तो obviously उसका liver is already in a very unstable condition. तो जब वो उसका liver already एक unstable condition में है तो वो जब एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स लेगा तो और एडवर्स इफेक्ट उस पर शो होंगे. पॉसिबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द पोस्टपार्टम पीरियड. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स के एडवर्स रिएक्शन शो हो सकते हैं. एंड पोस्टपार्टम आफ्टर दे हैव डिलीवर द बेबी और डिलीवर द फीटस, तो उसके बाद भी उन पे ये इफेक्ट्स जो है एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स के शो हो सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है दैट इज़ अबाउट द स्लाइड इज repeated. Peripheral neuropathy is observed in 10 to 20%, occur in slow acellitis and patient with predisposing condition. For example, अगर एक ऐसा patient है जिसमें हमारे पास माल न्यूट्रिशन है, अल्कोहलिज्म है, डायबिटिक है, एज या यूरीमिया जैसी कंडीशंस हैं, तो उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है और 10 to 20% में आफ्टर दे हैव टेकन द एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स. बेसिकली पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होता है? न्यूरोपैथी इज दैट कि आपके हाथ और पाँव जो है वो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं. उनके ऊपर कोई सिग्नल्स एक्ट नहीं कर रहे होते एंड फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये जो आपके हाथ या पाँव, टांगे, हाथ, ये दे स्टॉप वर्किंग. और वो उन कंडीशंस में बड़ा कॉमन होता है व्हेन द पेशेंट इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ वेरी प्रॉब्लमैटिक डिजीज बिफोर हैंड. The relative pyridoxine deficiency promote the excretion of pyridoxine. Pyridoxine, you know that is a hormone which is very present, very useful in synthesis of hemoglobin. तो अगर आपके पास पायरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी है तो वो क्या करता है कि पायरोडॉक्सिन की एक्सक्रीशन प्रमोट करना शुरू कर देता है, दैट वो उसको और भी कम कर देता है. रेडली रिवर्स बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पायरोडॉक्सिन इन अ डोसेज एज लो एज 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. आपने ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व नहीं भी किया तो यू कैन ऑब्जर्व इट राइट नाउ कि जब भी कभी हम लोग एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स देते हैं किसी पेशेंट को तो उसके साथ हम लोग मल्टीविटामिन ज़रूर देते हैं. तो वो इसी वजह से देते हैं बिकॉज एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स बिकॉज हमने पीछे पढ़ा कि वो आरबीसीज पे एक्ट करते हैं जिसकी वजह से आरबीसीज की जो कंसनट्रेशन है उसमें डिक्रीज आ जाता है. तो हम हमेशा पायरोडॉक्सिन मल्टीवाइटामिन उनको प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि आरबीसीज का लेवल अगर कम जा रहा है तो पायरोडॉक्सिन की इनटेक से वो आरबीसीज जितने डिग्रेड हो रहे हैं उतने ही दोबारा साथ साथ बनना भी शुरू हो जाए और उनके ब्लड काउंट पे कोई ख़ास विजिबल इफेक्ट इतना आए ना. यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड के मल्टीवाइटामिन एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स के साथ ज़रूर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं. इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी इज लेस कॉमन एंड इंक्लूड मेमोरी लॉस, साइकोसिस एंड सीजर्स. अगर इन लेस और रेयर चांसेस क्या होता है कि मेमोरी लॉस और साइकोसिस और सीजर्स वगैरह भी ऑब्जर्व होते हैं व्हेन अ पर्सन इज टेकिंग एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स.
नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है दैट इज रिफेम्पिसिन. इट इज़ अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ रिफेम्पिसिन एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरेनियन. दैट इज़ बेसिकली द सोर्स और नेचुरल सोर्स जैसे हम रिफेम्पिसिन प्रोड्यूस करते हैं. एक्टिव इन विट्रो अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड सम एंटेरिक बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया एंड क्लेमिडिया. So you can see it have a very broad spectrum of activity. It is very active against the gram positive bacteria as well as the gram negative bacteria. इसके अलावा tuberculosis के bacteria पे it act and it also act on chlamydia. इट बेसिकली अ डिजीज़ जिसके अगेंस्ट भी हम रिफेम्पिसिन को यूज़ करते हैं. रेजिस्टेंट म्यूटेंट लाइक ज़ाहिर बात है बिकॉज इट इज़ सच अ पावरफुल ड्रग. तो होता क्या है कि रेजिस्टेंट बॉडी डेवलप कर देती है, लेकिन क्या होता है कि रेजिस्टेंट के लिए म्यूटेंट्स भी होते हैं और 1 in 10 raised to power of 6 ऑर्गेनिज्म में सिर्फ रेजिस्टेंस आते हैं. ज़्यादातर बॉडीज़ पे ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर देता है. सिर्फ कुछ ऐसे होते हैं 1 in 10 raised to power of 6 ऑर्गेनिज्म जिनमें ये रेजिस्टेंस शो करते हैं. रैपिडली सिलेक्टेड आउट इफ रिफेम्पिसिन इज यूज एज अ सिंगल ड्रग मस्ट बी यूज इन कॉम्बिनेशन. इसको अकेले नहीं यूज़ कर सकते. इट शुड ऑलवेज बी यूज विद अ कॉम्बिनेशन थेरेपी. नो क्रॉस रेजिस्टेंट टू अदर क्लासेस ऑफ द एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स. नो क्रॉस रेजिस्टेंट का ये मतलब है कि इसकी रेजिस्टेंस किसी और क्लास ऑफ ड्रग्स के साथ नहीं आती. फॉर एग्जांपल अगर आपने इसके साथ आइसोनियाजाइड लिया है या एंथाम्बिट्रिल लिया है तो उसके साथ इसकी रेजिस्टेंस कभी भी नहीं आएगी, लेकिन विद इन द बॉडी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगी. The mechanism of action, it binds to the bacterial DNA dependent RNA polymerase. आप फॉर एग्जांपल इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझें कि RNA polymerase एक हमारे पास एंजाइम है और बैक्टीरियल DNA उसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो अगर ये बैक्टीरिया ये जो रिफेम्पिसिन है ये बाइंड कर जाएगा इस एंजाइम इस बैक्टीरियल DNA डिपेंडेंट के साथ, तो वो RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देगा. जैसे लास्ट केस में हमने पढ़ा कि वो किसी एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जिसकी वजह से सेल वॉल नहीं बनता. तो ये भी बेसिकली बैक्टीरियल DNA है जो किसी एंजाइम की वजह से बनता है एंड दैट एंजाइम इज़ RNA पॉलीमरेज. लेकिन अगर उसने इस RNA पॉलीमरेज एंजाइम के साथ बाइंड कर दिया तो वो क्या करेगा कि इट विल नॉट अलाउ द RNA सिंथेसिस. तो जब RNA सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो ऑब्वियसली द जेनेटिक मटेरियल व्हेन इट इज़ नॉट अवेलेबल ओवर देयर तो क्या होगा कि इट विल completely down. बैक्टीरियोसाइडल फॉर माइकोबैक्टीरिया. ये जो हमारे पास रिफेम्पिसिन है इट एक्ट एज अ बैक्टीरियोसाइडल फॉर माइकोबैक्टीरिया कि उसको बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है. रेडली पेनिट्रेट मोस्ट टिश्यूज एंड पेनिट्रेट इनटू द फैगोसाइटोसिस सेल्स. बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ में जाता है और स्पेशली उन सेल्स में जाता है विच आर फैगोसाइटिक सेल्स. ऐसे सेल्स जो ऑटोफेजी का प्रोसेस करते हैं, सेल्फ ईटिंग का प्रोसेस करते हैं, तो उनके अंदर ये चला जाता है और उनको भी जाके एक्टिवेट करता है ताकि ये सेल्स जो है बॉडी के जो फॉरेन सेल्स हैं उनको डिटेक्ट करें. कैन किल ऑर्गेनिज्म दैट आर पूरली एक्सेसिबल टू मैनी ड्रग्स. ये उन ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देता है जो बहुत सारे ड्रग्स से बच जाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अब ट्यूबरक्लोसिस का ही जो बैक्टीरिया है वो हर किसी ड्रग का वो नहीं कर सकता, हर किसी ड्रग से मारा नहीं जाता, तो इट कैन किल दैट. इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज़ स्क्वेस्टर इन एब्सिस एंड लंग्स कैविटीज़. और इसके अलावा और जो इन्फेक्शस डिजीजेस हमारे पास आते हैं रिफेम्पिसिन उसमें भी एक्ट करता है. रेजिस्टेंस म्यूटेशन रिजल्ट इन रिड्यूस बाइंडिंग ऑफ रिफेम्पिसिन टू RNA पॉलीमरेज. म्यूटेशन की वजह से रिफेम्पिसिन की RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंडिंग नहीं होती. जब RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंडिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो RNA पॉलीमरेज को डिग्रेड नहीं कर सकेगा, इनहिबिट नहीं कर सकता और फिर वो DNA सिंथेसिस होती रहेगी. जब DNA सिंथेसिस होती रहेगी तो ऑब्वियसली हमारे पास जो बैक्टीरिया है इट विल नॉट डाई डाउन. नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ एडवर्स रिएक्शन. इट इज़ हार्मलेस ऑरेंज कलर टू यूरिन, स्वेट एंड टीयर्स. जब कभी भी एक पर्सन जो है एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स को ले रहा होता है तो उसका यूरिन कलर, स्वेट कलर और टीयर कलर चेंज हो जाता है विच इज़ परफेक्टली नॉर्मल बिकॉज वो इतनी थेरेपी ले रहा होता है तो उसके साथ उसको ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं.
इसके अलावा द ओकेजनल एडवर्स इफेक्ट दैट इज रैशेस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज बेसिकली अ ड्रग जिसमें ड्रग कह रही हूँ, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज बेसिकली अ कंडीशन जिसमें आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। नेफ्राइटिस बेसिकली नेफ्रॉन्स के साथ रिलेटेड है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। कॉलेस्टैटिक जॉइंटस आ जाता है, यू नो व्हाट अ जॉइंटस इज। हेपेटाइटिस के केसेस आ जाते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है, एनीमिया होता है, फीवर्स होते हैं, चिल्स होते हैं। ये जो बाकी इतने ज़्यादा है, यू डोंट हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू स्टिक टू योर बुक। बट ऑब्वियसली स्लाइड में आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा इट इंड्यूस मोस्ट ऑफ द साइटोक्रोम P450 इन आइसो फॉर्म एलिमिनेशन ऑफ न्यूमरस अदर ड्रग्स। अगर आपने इनके साथ और भी ड्रग्स लिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मेथाडॉन है, एंटीकोगुलेंट है, साइक्लोस्पोरीन है, एंटीकन्वल्सेंट्स है, प्रोटीज इनहिबिटर्स हैं, तो इन सब के साथ उनका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। फॉर एग्जांपल आपने ये भी ड्रग्स लिए हैं और इसके साथ आप एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स भी ले रहे हो, तो उस केसेस में क्या होता है कि एक्सक्यूज मी, उस केसेस में ये होता है कि लाइक इनकी एक्टिविटी विल नॉट बी शोन विद इन द बॉडी। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है दैट इज इथैम्ब्यूटॉल। इथैम्ब्यूटॉल इज अ सिंथेटिक वाटर सॉल्युबल हीट स्टेबल कंपाउंड डिस्पेंस एज अ डाइहाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट. It is you know what a water soluble is, what a heat soluble is, so I don't have to explain each and everything again because I think in the preceding lectures I have explained all these terms very clearly. सो इट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। बैक्टीरियोस्टैटिक का ये मतलब है कि वो उसकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को स्टॉप कर सकता है लेकिन पूरी तरह से उसको मार नहीं देता। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स है हमेशा कॉम्बिनेशन थेरेपी में देते हैं, बिकॉज सम ड्रग्स उसको बैक्टीरियोस्टैट they have the bacteriostatic activity, some have the bactericidal activity. तो जब कॉम्बिनेशन में देंगे तो एक ड्रग उसको बैक्टीरियोस्टैटिक कर देगा और फिर दूसरा ड्रग उसको बैक्टीरियोसाइडल कर देगा, तो इस हिसाब से हम उसको वो कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। वरना माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया दैट इज़ वेरी क्लेवर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यू नो किल द बैक्टीरिया, इस वजह से कि वो जल्दी से रेजिस्टेंट प्रोड्यूस कर सकता है। एडिशनली इट स्लोज द रेट ऑफ स्प्यूटम कन्वर्जन। ऑब्वियसली यू नो कि जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स हैं उनका स्प्यूटम लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसके रेट ऑफ स्प्यूटम को भी कम करता है, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट को कम करता है एंड गिव इन कॉम्बिनेशन। सो यू कैन गो टू द फर्स्ट लेक्चर, द फर्स्ट स्लाइड which we have discussed, और आप देख सकते हो कि RHZ किसका वो है इनिशियल्स हैं। It inhibits the mycobacterium arbinosole transferase, an essential component of mycobacterium cell wall. अब फिर से अब ये जो एंजाइम है it is important in the the synthesis of mycobacterium cell wall. तो ऑब्वियसली अगर ये एंजाइम ही आप इनहिबिट कर दोगे तो सेल वॉल नहीं बनेगी। जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरियल सेल इज एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट और आप उसको आराम से मार सकते हो। रेजिस्टेंस तभी आती है जब ऑल्टरनेशन आ जाती है टारगेट जीन में और बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया। नो कॉस्ट रेजिस्टेंट विद अदर ड्रग्स लाइक ऑल द अदर ड्रग्स वी हैव स्टडीड बिफोर। किसी और के ड्रग के साथ जो हम एंटी ट्यूबरक्लोसिस एक्टिविटी के लिए ले रहे हैं उसके साथ वो नहीं आती, रेजिस्टेंट नहीं आता। रेजिस्टेंट टू इथैम्ब्यूटॉल emerge rapidly when the drug is used alone combination with other tuberculosis drug. रेजिस्टेंट टू इथैम्ब्यूटॉल तभी आता है when जब आप उसको अलहदा लोगे। जब कभी आप उसको कॉम्बिनेशन में लोगे तो कभी भी उसके अंदर आपके पास कॉम्बिनेशन थेरेपी में वो नहीं आएगा, रेजिस्टेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्स रिएक्शन है तो वो आता है रेट्रोब्लर न्यूराइटिस। ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड विद आई न्यूराइटिस। So for several it is 20 milligram per kg per deciliter is continued for several months. तो visual acuity is basically the clarity और वो ख़त्म हो जाती है। रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है although it is a genetic disease, लेकिन इन केस अगर आप किसी पेशेंट में एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो रही है तो उसमें रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है। इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन विच आर टू यंग टू परमिट द असेसमेंट ऑफ विजुअल एक्टिविटी एंड रेड ग्रीन कलर डिस्क्रिमिनेशन। अब बच्चों में इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ द न्यूराइटिस एक्टिविटी दैट इट इज़ शोइंग। पैरामाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड
स्ट्रक्चर एनालॉग इसका पावा के नाम से आता है, दैट इज़ पी अमाइनो बेंजोइक एसिड. इट इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बट इट इज़ नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट अदर माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज. फॉर एग्जांपल के ट्यूबरक्लोसिस के लिए तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन अदर कोई माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज है तो उसके लिए इतना इफेक्टिव नहीं है. It is combined with isoniazide and alternative substrate and block the hepatic acylation of isoniazide, increasing the free isoniazide levels. अब ये आइसोनियाजाइड के साथ इस वजह से दिया जाता है ताकि जो आइसोनियाजाइड की हेपेटिक एसिडाइलेशन है, मतलब उसकी जो डिग्रेडेशन ऑफ आइसोनियाजाइड है उसको ब्लॉक किया जाता है, तो जो आइसोनियाजाइड लेवल्स हैं वो ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं. इट इज़ लिमिटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ MDR ट्यूबरक्लोसिस. MDR tuberculosis, that is another type of severe type of tuberculosis. उसकी ट्रीटमेंट के लिए इसके ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं होते. सिंपल जो tuberculosis है दैट इज़ कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसके लिए इसके इफेक्ट शो हो जाते हैं. डिस्करेजेस टू प्राइमरी रेजिस्टेंस, पुअर कंप्लायंस ड्यू टू DIT इंटॉलरेंस एंड लूपस लाइक रिएक्शन. प्राइमरी रेजिस्टेंस शो करते हैं क्योंकि ये GIT इंटॉलरेंस कॉज करते हैं, जिसकी वजह से इसके यूज़ को थोड़ा डिस्करेज किया जाता है, और ये लूपस लाइक रिएक्शंस होते हैं इसके साथ. सो इस वजह से इसकी जो एक्टिविटी है इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं वो तो बेहतर हैं, लेकिन ये जो एडवर्स इफेक्ट इसके साथ आ रहे हैं इसकी वजह से इसकी जो एक्टिविटी है उसको थोड़ा डिस्करेज किया जाता है. So this was part 2 of anti-tuberculosis drugs that we have just discussed. I hope you understand that. I will recommend that you would consult the lecture from your book or the pharmacology book for the better understanding. In case you have any questions, you can write in the comment section, and thank you so much for your time. I hope it will benefit you.